बीच में हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में प्रदेश के महामंत्री श्री त्रिलोक कपूर जी, हमारे बीच में प्रदेश सचिव विशाल चौहान जी, हमारे बीच में प्रदेश सचिव वीरेंद्र चौधरी जी, इस मंडल के अध्यक्ष एवं और कार्यकर्ता। मैं अब राकेश पठानिया जी से अनुरोध करूंगा कि वो प्रेस के मित्रों को संबोधित करें। सबको मेरा नमस्कार जी। मेरे साथ बैठे हमारे पार्टी के महामंत्री आदरणीय त्रिलोक कपूर जी, जो कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट के हमारे प्रभारी भी हैं, राकेश शर्मा जी जो हमारे मीडिया के प्रवक्ता हैं। जैसे आपको बताया कि दो जुझारू सचिव, एक विशाल चौहान जी जो पालमपुर ज़िला के संगठन ज़िला के प्रभारी हैं, और वीरेंद्र चौधरी जी नूरपुर सब भी इनके ज़िला के प्रभारी हैं। आदरणीय मंडल के हमारे अध्यक्ष चौधरी साहब, मित्रों, मंत्री बनने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस और दिल की इच्छा थी धर्मशाला में करूँ। जिस धर्मशाला में सुख दुख उतराव चढ़ाव में आपने भी हमारा साथ दिया और हम भी आपके साथ खड़े रहे। मेरा भी ये नेतृत्व, मेरा भी ये एक नैतिक कर्तव्य बनता था कि मैं अपना पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके माध्यम से आपके बीच में बैठ के करूं। आज मैंने सचिवालय में अपना कार्यालय का भी कार्यभार संभाला है। कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ पे देने की। ये जो भ्रम एक मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश में कांगड़ा को लेकर, भाजपा को लेकर फैलाने का जो एक प्रयास किया जा रहा है, उस मिथ को मैं आज आपके बीच में स्पष्ट करने के लिए और समाप्त करने के लिए आपके बीच में आया है। मुझे आज तक समझ लगा कि ऐसा क्या विषय आया कि जिसमें कांगड़ा को लेकर बार बार इस बात की चर्चा आती है कि कांगड़ा का नेतृत्व और कांगड़ा और शीर्ष नेतृत्व के बीच में क्या सब कुछ ठीक नहीं है, या कांगड़ा को लेकर सब कुछ ठीक नहीं है। हमारे विधानसभा के आदरणीय अध्यक्ष भाई विपिन कुमार जी कांगड़ा से आते हैं, भाई विक्रम ठाकुर जी हमारे साथ मित्र हैं, हमारे मंत्री हैं, इंडस्ट्री के भी और ट्रांसपोर्ट के भी। बहन सरवीन चौधरी जी भी यहाँ से मंत्री हैं, भाई रमेश धवाला जी भी यहाँ से मंत्री। एक इंडिपेंडेंट चार्ज है उनके पास फाइनेंस कमीशन का वाइस चेयरमैन के रूप में, और सरकार के सहयोगी। और उनके अलावा हमारे पास 7 विधायक बचते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बड़े कार्य निभा रहे हैं। संगठन की दृष्टि से सारे संगठन के प्रमुख लोग मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। जहाँ मैं सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वहाँ त्रिलोक कपूर जी, राकेश जी और वीरेंद्र जी और विशाल जी संगठन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। छः तारीख को शाम को 3 बजे दोपहर साई के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं, जयराम ठाकुर जी। 6 को, 7 को, 8 को, 9 को वो कांगड़ा प्रवास पे रहने वाले हैं। और इस कांगड़ा प्रवास के दौरान अलग अलग जगहों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो शिलान्यास, उद्घाटन, जो प्रोग्राम, और एक डेरा में तो क्योंकि पहली बार प्रदेश के अध्यक्ष वहाँ पे आ रहे हैं और ज़िला की बैठक है डेरा में, उस बैठक में जहाँ प्रदेश के माननीय अध्यक्ष आएंगे,
निर्वाचित जो पहली बार बन के आ रहे हैं, वही आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी वहाँ पे रहने वाले हैं। इस तरीके से ये 4 दिन का प्रवास आदरणीय जयराम ठाकुर जी का कांगड़ा का रहने वाला है। उसके लिए भी आप सारा सरकार और संगठन उस काम पे लगेगी। मैं केवल आपके माध्यम से इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा कि कांगड़ा विकास के माध्यम से कहीं पे भी किसी स्तर पे पीछे नहीं है। अभी 6-7 दिन पहले हमने एक कमेटी का गठन किया है। अगर आपको चाहिए तो मैं उसकी नोटिफिकेशन की कॉपी भी आपको दे सकता हूँ, जिसके माध्यम से हमने एक नई वैरायटी रिसर्च के माध्यम से जो आम की निकल कर आई है इस देश के अंदर, उसका नाम सदाबहार है और ये साल में 2 बार फसल देती है। बहुत हैवी कॉस्ट के ऊपर हमारी सरकार ने एक कोलैबोरेशन इसके अंदर महाराष्ट्र, राजस्थान और इजराइल के बीच में किया है और पहला स्टॉक हमारा जो है वो शायद इस महीने के एंड तक कांगड़ा में आ जाएगा। और इसी तरीके से हम इटली से और इजराइल से नई वैरायटीज़, ये वैरायटीज़ हाईब्रिड की, ये हाईब्रिड की वैरायटीज़ क्या वो किन्नू की हैं, क्या वो संतरे की है, क्या वो लीची की है, क्या वो अमरूद की। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये सारा का सारा कांगड़ा क्षेत्र से संदर्भ रखने वाली बात है। इसके माध्यम से हमारे ज़िम्मेदार का जो है आमदनी जो है वो एक किस्म की डबल होगी। कई मित्र हमारे यहाँ पे बयान देते हैं कि हॉर्टिकल्चर मिशन में कांगड़ा को कुछ नहीं आया। 40 करोड़ रुपये रिलीज हो चुका है, बाकी पैसा पाइपलाइन में है। कांगड़ा को भी वापस इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया गया है। फॉरेस्ट्री के हमारे 2 प्रोजेक्ट आए हैं जो जिस विभाग को मैं देख रहा हूँ, उन दोनों प्रोजेक्ट्स में भी हम कांगड़ा की बहुत बड़ी एक साझेदारी इसमें जो है उसको इंश्योर करेंगे कि वो साझेदारी कांगड़ा की पूरी रहे। मेरे पास स्पोर्ट्स का महकमा भी है, मैंने प्रपोज़ल बनाया शुरू कर दिया है। प्रपोज़ल सिर चढ़ रहा है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जी से मैंने बात की है। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की सेवाएं हम उसमें ले रहे हैं, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी की सेवाएं ले रहे हैं। उस भोलेनाथ की कृपा रही तो बहुत जल्द आपको 1-1.5 महीने के अंदर एक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का गठन कांगड़ा में करके दिखाएंगे आपको, ताकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे कांगड़ा में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो है वो कांगड़ा में। मैं इसलिए आपसे ये बातें स्पष्ट कर रहा हूँ कि किसी किस्म की कोई कमी, जिसको कहते हैं कि भेदभाव कांगड़ा के साथ नहीं है। केवल एक राजनीतिक जिसको कहते हैं कि बहाना बनाया जा रहा है। मैं आपसे एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात को स्पष्ट करूंगा और ख़त्म करूंगा। हमारा नेतृत्व बड़ा स्पष्ट, बड़ा क्लियर। आदरणीय शांता जी धूमल जी हमारे मार्गदर्शक हैं, वरिष्ठ नेता हैं। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी आज हिंदुस्तान की शान है और हिमाचल प्रदेश के लिए तो बहुत बड़ा आन और मान है कि हिमाचल प्रदेश का एक कार्यकर्ता जिनके साथ हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ 2 बार विधानसभा जाने का, आज वो इस देश का, राष्ट्र का और विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये भी हिमाचल के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। और आदरणीय जयराम ठाकुर जी एक अनचैलेंजेबल हमारे नेता हैं और अगला चुनाव भी हम उनके नेतृत्व में लड़ने वाले। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैं एड्रेस कर रहा हूँ, पर आपसे मैं ये जवाब पूछ रहा हूँ, क्या आपको पता है कि कांग्रेस का नेता कौन, अगला नेतृत्व कांग्रेस का कौन करने वाला है? राय साहब जब तक थे हम उनकी लंबी उम्र की कामना करते। शायद अगले चुनाव के लिए वो नेतृत्व देने लायक ना, उनकी सेहत ना अलाउ करे, पर हम प्रार्थना करें कि वो तंदुरुस्त रहे, लंबी उम्र हो। और उनके बाद अगर आप नेतृत्व देखें तो कम से कम 14 चीफ मिनिस्टर, और जो सबसे बड़ा हमारे पास एक जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भारतीय जनता पार्टी की, वो हमारा संगठन है। कांग्रेस के पास आज कोई संगठन नहीं। इसलिए मित्रों, ये मिथ को हम खत्म करें। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे कांगड़ा में आदरणीय विपिन कुमार जी हैं,
आदरणीय विक्रम ठाकुर जी हैं, आदरणीय संगीत चौधरी जी हैं, आदरणीय रमेश ढवाला जी हैं, आपके सामने आपका भाई राकेश पठानिया बैठा है, संगठन के प्रमुख लोग आपके सामने बैठे। हम सब एक टीम के रूप में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जो अगला 2.5 साल का समय हमारे पास पड़ा है, आप इन आने वाले दिनों में देखेंगे कि कांगड़ा और हमारा सारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा और आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। धन्यवाद। सर, मेरा एक सवाल है। पहले तो आपको मुबारक हो, आप मंत्री बन गए। वन भूमि में जो कई सालों से अवैध कब्जा के लोग रह रहे हैं, क्या उनके लिए कोई राहत भरी खबर है आपके मंत्री बनने से, या उनके अवैध को वैध करार दिए जाने की कोई प्लानिंग है? पांडे जी, अभी इट इज़ टू अर्ली फॉर मी टू कमेंट। आज मैंने कल केवल एक बैठक अटेंड की है अभी विभाग की, और मुझे कुछ दिन लगेंगे विभाग को समझने के लिए। और एक जो आपने विषय बोला, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और बहुत जिसको कहते हैं कि ये बहुत सालों से पेंडिंग विषय। इस विषय को हमने कल डिस्कस किया था। बहुत से विषय हमारे कल डिस्कस जो हमने किए, पर आज अगर आप बोलोगे मैं इसके बारे में आपको एक स्पष्ट बयान दे पाऊँ तो मैं आपको गलत न्यूज़ गाइड नहीं करूँगा। मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, आपके बीच यहीं बैठ के मैं इसका सर, जनजातीय जिलों में हज़ारों के हिसाब से जो परिस्थिति है वो करवा देती है और विभाग ने आज तक उसको उससे मतलब बनाने के लिए देखिए, ये कॉरपोरेशन का मामला है और कल हमने कॉरपोरेशन की भी बैठक ली है। और ये एक मुद्दा जब हम कमेटी के चेयरमैन थे और हमने इस विभाग की कॉरपोरेशन को एग्जामिनेशन के लिए बुलाया था, तभी ये मुद्दा आया था। और वहाँ पे प्रॉब्लम जो आती है वो ट्रांसपोर्टेशन की आती है, और जो स्नो बाउंड एरिया रहता है उसके बाद उसको वहाँ से इवैक्यूएट कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमने प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने जो है हिमाचल में शुरू किए, और मैं इसी प्रश्न के माध्यम से एक बात और बताना ना भूल जाऊँगी जो मैं भूल गया था। कांगड़ा में खैर का एक बहुत बड़ा उद्योग है, और कल मैं बड़ा स्पष्ट विभाग को बोल कर आया हूँ कि खैर के ऊपर हमने एक पॉलिसी हमने एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट तैयार करना है, और खैर के माध्यम से हम बहुत ज़्यादा अपने जिम्मेदार की जो है खुशहाली में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और रेवेन्यू में भी हम हिमाचल प्रदेश के कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम बना रहे हैं। जो आपने विषय रखा है, उस विषय के लिए हमने एक मूल मतलब तो ये है कि हम प्रोसेसिंग यूनिट एक अलग ट्राइबल एरिया में भी इसको लगाएं, और उसको जो स्नो बाउंड पीरियड है उससे पहले इसको बाइंड अप करें। इस विषय में मैं आपसे विस्तार से बात। सर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं है, जिस विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं वहाँ लड़कियाँ MMA जो बहुत खतरनाक खेल है, उसके लिए जो सामग्री चाहिए वो नहीं अवेलेबल हो पाता। आप बड़े बोल रहे हैं कि बड़े लेवल के अकादमी के लिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जिलों में ब्लॉक स्तर पे अकादमी की आवश्यकता है? और जिस इवेंट की आप बात कर रहे हैं वो ओलंपिक्स इवेंट नहीं है, ना ही वो स्टेडियम में है। हमने उसके लिए अब एसोसिएशन से अनुरोध किया है कि उसको अप्लाई करें ताकि वो मेन स्ट्रीम में वो आए। आज के दिन में 16-17 इवेंट ऐसे चल रहे हैं जो ना तो नेशनल गेम्स में आते हैं, ना ही वो एशियन गेम्स में आते हैं, ना ही कॉमनवेल्थ गेम्स में आते हैं। ओलंपिक्स की तो बात दूर की रही। तो इस करके उनको रोपन करके इक्विपमेंट देने में गवर्नमेंट के पास पॉलिसी नहीं है। हम एक नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। वो स्पोर्ट्स पॉलिसी गोविंद ठाकुर जी के समय से शुरू हुई थी। विधानसभा में हमने उसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा भाषण भी दिया था। आज वो फाइनल स्टेज पे है। मैं उसका ड्राफ्ट अपने साथ लेकर आया हूँ, और तुरंत इस कांगड़ा प्रवास के बाद मैं वापस शिमला जाकर उस पॉलिसी के ऊपर हम अगली कैबिनेट में उसको लेके आने का प्रयास कर रहे हैं। अगली कैबिनेट नहीं तो उसकी अगली कैबिनेट में हम लेकर आएंगे। पर हमने टारगेट जो है वो 15 सितंबर का रखा है कि 15 सितंबर से पहले हम उस पॉलिसी को लेकर आएँ। उसके अंदर हम ऐसी जो एसोसिएशंस हैं इनको पहले रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करके उनको एफिलिएशन देंगे प्रदेश के साथ, फिर उसके माध्यम से हम उनको कुछ हल्का मोटा सामान देने के लायक बनेंगे। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जिसको हम इस स्पोर्ट्स पॉलिसी में ऐड करेंगे। सर, पर्यटन के क्षेत्र में आप जुड़े भी रहे हैं और आपने जिम्मेवारी का निर्वहन भी किया है। अब आपके पास वन महकमा है, और इसके अंदर क्योंकि आपका सपना भी था किसी टाइम इको टूरिज़्म को प्रमोट करने का, और सस्टेनेबल टूरिज़्म की बात आप करते रहे पूर्व में, अब इस दिशा में आपकी क्या नीति रहेगी और कैसे इसको? देखिए, हमारे पास इको टूरिज्म आपने बहुत अच्छा सब विषय छेड़ा है। इको टूरिज्म एक बहुत बड़ा स्कोप है। हमने एक कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च की है अभी। हमारे पास कोई 328 के करीब रेस्ट हाउसेज हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में जो फॉरेस्ट के रिमोट एरियाज़ में हैं। हम उन रेस्ट हाउसेज के साथ में टेंटेड कॉलोनीज लगाकर इको टूरिज्म को प्रमोट करके प्राइवेट अनएम्प्लॉयड यूथ को उनको ऑप्शन करने के लिए, उनके अंदर हम साथ में गाइड्स का काम के लिए, साथ में किचन्स को जो है सबलेट करने के लिए, और
जो है फूडिंग के लिए, ये सारी व्यवस्था में हमने कल बड़ी विस्तार से डिस्कस किया है। इसको भी हम बहुत जल्द अगले सेशन से पहले, क्योंकि सितंबर में सेशन आने वाला है, इको टूरिज़्म का बहुत बड़ा स्कोप हिमाचल प्रदेश के अंदर इको टूरिज्म, क्योंकि लोग जो बाहर से आते हैं, पर्यटन आता है, वो जंगलों में जाना चाहता है, वो विल्डरनेस में जाना चाहता है, वो रिमोट एरियाज़ में जाना चाहता है। आप हमारा पौंग डैम का वेटलैंड ही देख लीजिएगा, अब वो थोड़ी सड़क टूट गई है बीच में, उसको भी हमने तुरंत आदेश दिए हैं ठीक करने के लिए। हज़ारों की संख्या में साइकिलों पे अंग्रेज वहाँ पे आते हैं, बर्ड वॉचिंग के लिए वहाँ पे आते हैं। ये जो ऐसे जो ये इको टूरिज्म का भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा सेंटर बन सकता है बर्ड वॉचिंग के साथ साथ। इस तरीके के हमने 8-9 जो हैं साइट्स को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए विभाग को कल आदेश दिए हैं। इस वक्त 7 साइट्स हमारे पास आइडेंटिफाइड हैं जो अनऑक्शन, हमने उनका भी एक बार फिर से, और जो हमने 9 साइट्स पहले ऑक्शन की थी जो 13 वर्ष के लिए गई थी, उनका भी समय अवधि अगले महीने ख़त्म हो रही है। तो उसको हम सारा कंबाइंड पैकेज बनाकर एक बार फिर जो है पब्लिक डोमेन में आएंगे और इको टूरिज्म को बहुत बड़ा बढ़ावा देने वाले, इस बात का विश्वास है। सर वन महकमा आपके पास, अच्छा हाँ जी पूरी चलिए एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। आज मैं कल अपना दफ्तर बैठ कर आया हूँ, शुरू करके आया हूँ, और आज आपके बीच में हूँ, आपको एड्रेस भी कर रहा हूँ। आपको ऐसी कमी नहीं आएगी, मैं इस बात के लिए आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और जो हमारे मंत्री हैं, पहले भी हैं और रहे हैं, वो उन्होंने कभी कागज़ों को इग्नोर नहीं किया, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। हाँ, यहाँ बैठने की कमी रही है, उसको मैं पूरा करूँ। तो सर खेल विभाग का सवाल है। सर खेल विभाग में आपने कहा कि हम विश्वविद्यालय बनाएंगे, क्या बनाएंगे? विश्व। पर लेकिन सवाल ये है सर कि जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी निकलते हैं उनको प्रतिभा नहीं मिल पाती, और वो या तो स्कूल लेवल पे ही समाप्त हो जाती है, या फिर अगर पहुंच जाएंगे तो यूनिवर्सिटी तक खेल पाते हैं। लेकिन हमारे प्रदेश के अगर खिलाड़ियों की बात की जाए तो नेशनल लेवल तक बहुत ही कम खिलाड़ी पहुँच पाते हैं। अगर पड़ोसी राज्य की बात की जाए हरियाणा की, तो उन्होंने हाल ही में एक फैसला लिया है कि जो जीतने के बाद पैसा दिया जाता है, जैसे ओलंपिक्स या फिर एशियन गेम जीतने के बाद पैसा दिया जाता है, उनसे पहले दिया जाए, इस तरीके की कोई रणनीति दी जाए। ये इसी मैंने, आप मेरी बात जरा ध्यान से सुन लेते तो आप ये प्रश्न ना पूछते। मैंने आपसे कहा कि हम अगली कैबिनेट तक स्पोर्ट्स पॉलिसी 15 सितंबर से पहले लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो आपने जितने प्रश्न पूछे सब के सब स्पोर्ट्स पॉलिसी में एड्रेस हो रहे हैं। जैसे मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जो बच्चा 10वीं में पढ़ता है, अच्छा पोटेंशियल है, अभी वो नेशनल लेवल पे नहीं गया, नेशनल लेवल पे उसने अभी कोई परफॉर्म नहीं किया, अभी उसको कोई अवार्ड नहीं मिला, पर एकेडमी लेवल पर हम इसको फील करते हैं। हमारा जो एक टैलेंट सर्च का जो पूरा एक पैनल बनेगा, वो ये फील करता है कि ये 100-150 बच्चा ऐसा है कि जो आगे जाके परफॉर्म कर सकता है, तो 10वीं में हम उनको 15 नंबर देने का प्रयास करेंगे। ये प्रोविजन के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। प्लस 2 में हम उसको कितने नंबर देने का प्रयास करेंगे ताकि वो बच्चा कंफर्टेबली होके फेल भी ना हो और आगे पढ़े भी। और जो यूनिवर्सिटी की बात में हमने कही है, हमारे पास इस वक्त माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के 9 सेंटर्स पूरे हिमाचल प्रदेश में, हमारे पास साई के सेंटर्स हैं, हमारे पास एस्ट्रोटर्फ धर्मशाला में है, हमारे पास एस्ट्रोटर्फ हमीरपुर में है, हमारे पास हॉकी का एस्ट्रोटर्फ ऊना में है, हमारे पास एस्ट्रोटर्फ लास्ट स्टेज पे नाहन में है। अब इन सारे सेंटर्स को, जैसे नाहन में हम गर्ल्स का सेंटर तैयार करना चाहेंगे, वहाँ पे हमारे पास 40 बेडेड का एक हॉस्टल है जिसको हम अपग्रेड करके 100 बेड करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से एथलेटिक्स का हमीरपुर में लाना चाहेंगे, एक ऐसा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स धर्मशाला में लाना चाहेंगे, एक ऊना में लाना चाहेंगे, एक बिलासपुर में हमारे पास बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसको डेवलप करके वहाँ पे किसी एक स्पोर्ट का सेंटर वहाँ डेवलप करेंगे। एक कांगड़ा में जो रहेगा वो रेजिडेंशियल एरिया सेंटर रहेगा, वो यूनिवर्सिटी का रूप रहेगा। जो इन सेंटर्स में छट के जो बच्चा ऊपर आएगा उसको आगे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कराने के लिए, जिसमें फ्री एजुकेशन हो, फ्री डाइट हो और फ्री नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कोचेज यहाँ पे उनको उपलब्ध रहे। एक ऐसी व्यवस्था पूरे प्रदेश को जोड़ के खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें केवल कांगड़ा तो रहेगा जिसका हेडक्वार्टर रहेगा, पर पूरे हिमाचल प्रदेश को संपूर्ण रूप से जोड़ा जाए। सर वन रक्षक कर्मी होशियार आपको याद होगा, सेव महाराणा, आज तक वैसे कई होशियार लाठी और डंडे की बल पर वन भी रक्षा करते हैं। पिछले ये विषय मैं आपको इस पे थोड़ा पिछले जो मंत्री थे उनकी मजबूरी क्या रही, पंजाब मंत्रालय आपको मिला है, किस तरीके से आप इसको ये विषय फिर मैं कहूँगा पांडे जी कि ये विषय कल भी हमने बहुत एट लेंथ डिस्कस किया। जो 15,000 पे आज हम हथियार, और अभी तक केवल 53 लोगों ने जो है हथियार जो है उसके माध्यम से खरीदा है और बाकी ने इसको नहीं खरीदा है। बट ये प्रपोजल को हम थोड़ा चेंज करने के लिए हमने कल एक सब कमेटी अपने विभाग की बनाई है।
हम एक छोटा वेपन, हैंडी वेपन जिसको हम पंप एक्शन भी बोलते हैं या जिसका बैरल को काट के छोटा कर दिया जाता है, वो बहुत छोटा और बड़ा हैंडी वेपन रहता है। क्लोज रेंज से अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्शन करने के लिए बहुत ही एक असरदार वेपन रहता है। उसके लिए हमने कहा है कि हम कुछ कंपनी से नेगोशिएट करें, उसका रेट काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएबल आ जाएगा। बाकी वेपन के मुकाबले वो हमें 15, 16, 17, 18 हज़ार रुपये में बल्क में मिल सकता है। तो उसके लिए हमने एक आज मैं विस्तार से नहीं इसके बारे में बताना चाहूँगा, पर उम्मीद है कि बहुत जल्द इसके ऊपर भी 1-1.5 महीने में निर्णय हो जाएगा। और ये छोटा वेपन हम बड़े अफोर्डेबल प्राइस में, क्योंकि आज तक जो पॉलिसी है वो उस एम्प्लॉय को अपना लाइसेंस के लिए लेना पड़ेगा, फिर जो लाइसेंस मिलता है लाइसेंस लेने में भी प्रॉब्लम है। लाइसेंस लेंगे तो पहले ज़िला कांगड़ा का मिलेगा, उसके बाद 1 साल के बाद पूरे स्टेट का होगा, तब तक उस बच्चे की ट्रांसफ़र यहाँ से हो जाएगी। बिलासपुर चला गया तो बिलासपुर में वो लाइसेंस वैलिड नहीं होगा। तो ये बहुत सी इसमें बॉटलनेक्स हैं, जिस बॉटलनेक्स को हमने कल स्टडी करने का प्रयास किया, इसमें भी आपको जल्द 110 समाचार मिलेगा। सर पिछले 3 साल में स्टडी करने का वक्त नहीं मिला सरकार को या मंत्रालय को? इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं देना। सर आप जो है खेल मंत्री बने, सबसे पहले लाइटेम्स टीवी की तरफ से आपको बधाई उस चीज़ के लिए। हिमाचल में बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो नेशनल इंटरनेशनल खेल चुके हैं, लेकिन उन्हें जो है सरकार की तरफ से कोई भी लाभ नहीं मिला है, तो उन खिलाड़ियों के लिए कुछ सोचा जाएगा आपकी तरफ से? मैंने आपको बताया, मैं आपसे फिर बेटा वही बात बार बार कर रहा हूँ कि ये सारे विषय स्पोर्ट्स पॉलिसी में ही एड्रेस किए जाए। स्पोर्ट्स पॉलिसी का मतलब क्या है? स्पोर्ट्स पॉलिसी का एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन है जो लॉ के रूप में आएगा। और अब आप हरियाणा को देखिए, आप पंजाब को देख लीजिए, बच्चा नेशनल खेल के आता है और इंटरनेशनल लेवल पे वो पहले अपने आप को अपेयर करता है और डीएसपी की नौकरी पहले लग जाती है। ये बहुत सी चीज़ें जो हम 5-6 स्टेट्स की जो है पॉलिसीज़ को स्टडी करके कंबाइन करके हिमाचल प्रदेश में लाना चाह रहे हैं। इन पॉलिसीज़ के माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी पॉलिसी जिसमें एक बच्चा फील करेगा, उसको इंसेंटिव नज़र आएगा कि मैं अगर खेलूँगा तो मेरा कैरियर भी बनेगा। तो उस प्रति से हम इसको, अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा इवेंट, हमारे पास मनाली में माउंटेन इंस्टीट्यूशन, कल देर रात हमारी बैठक उनकी खत्म हुई। उनके पास बहुत बड़ा हॉल है जिसके अंदर हमने एक प्रपोजल फाइनलाइज करके कल गवर्नमेंट को बनाने के लिए उनको कहा कि 10 दिन में बना के लाइएगा। हम एक 12 महीने के लिए स्केटिंग इंस्टीट्यूशन उसके अंदर खोलना चाह रहे हैं, जिसको हम आपके सामने 7-8 महीने में खोल के दिखाएंगे। उसके अंदर 3 इवेंट्स आ जाएंगे, जैसे उसके अंदर फिगर स्केटिंग, उसके अंदर आइस हॉकी और उसके अंदर आइस डांसिंग है। ये तीनों ओलंपिक इवेंट्स, ये तीनों एशियन इवेंट्स, पर हमारी पार्टिसिपेशन ही नहीं हुई। अब हमारी टीम यहाँ से हिमाचल प्रदेश की उसके अंदर सी गेम जो है एशियन गेम्स हुई थी, उसके अंदर किनोई के अंदर भी की और वहाँ पे 36 टीमों में से 11वां नंबर हमें वहाँ मिला। और ये पहली बार हमने अटेम्प्ट किया, तो एक हौसला हुआ। ये ऐसे इवेंट्स हैं जो स्टेट में भी है, एशियन गेम्स में भी है, कॉमनवेल्थ गेम्स में और ओलंपिक्स में भी है। तो इनको आइडेंटिफाई करके इनको भी स्पोर्ट्स पॉलिसी में डाल के, जिनको हम वर्जिन इवेंट्स बोलते हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग पूरे हिंदुस्तान में पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि हिमाचल प्रदेश के पास जैसे स्नो गेम्स हैं, हमारे पास आइस हॉकी है, ये फिगर स्केटिंग है, ये सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करके अलग से उसके ऊपर एक योजनाबद्ध तरीके से काम करने का प्रयास करें। मैंने आपको बताया भी मैं सिर्फ 4 दिन पुराना हूँ, फिर भी मैंने पढ़ने का प्रयास किया और काम करने का प्रयास किया और आपको आने वाले दिनों में सुगत खबरें दूँगा। देखिए, हमारे पास 2 नए प्रोजेक्ट्स आए हैं और हम उन प्रोजेक्ट्स में एक में 550 करोड़ रुपये और एक में 700 रुपये भारत सरकार से, वर्ल्ड बैंक से ATM की हमारी फंडिंग आ रही है। उस पर भी हम जो आपने कहा कि ये किसी तरीके से जैसे वन रक्षक के माध्यम से हम उस को किस तरीके से कंट्रोल करके एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स, क्योंकि 66% भूमि जो हिमाचल प्रदेश की है वो फॉरेस्ट के अधीन आती है। अब इतने ज़्यादा हिस्से को फॉरेस्ट के तहत आने के बाद इसको रोजगार के साथ कैसे जोड़ा जाए, इसके ऊपर भी एक ये जो नए प्रोजेक्ट्स दोनों अभी हमें इसी महीने आए हैं, अभी उनको हमारी फंडिंग शुरू होने वाली है। इस प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हम कुछ स्कोप आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, जिसमें हमने इरिगेशन कंपोनेंट के ऊपर जैसे आज काम किया। आज हमने वर्ल्ड बैंक के 2 इरिगेशन के एक्सपर्ट्स हायर करने के लिए प्रस्ताव डाला है। तो इस जो फॉरेस्ट के थ्रू जो हमारे पास जो ड्रिप इरिगेशन है, जो छोटे छोटे चेक डैम्स है, इनको चेक करके रोक के पाउंडिंग क्रिएट करके इनके माध्यम से जिम्मेदार तक पानी पहुंचाने के लिए इन प्रोजेक्ट्स के फंडिंग के थ्रू हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहेंगे। इसके बारे में भी हम काम करेंगे। थैंक यू जी।